अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो लेक्चर है उसमें हम वेल्डिंग के बारे में देखेंगे। वेल्डिंग क्या होती है और वेल्डिंग की कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद जो है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग क्या होती है कि अ वेल्डेड जॉइंट इज़ अ परमानेंट जॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द एजेस ऑफ द टू पार्ट्स to be joined together with or without the application of pressure and a filler material। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि ये एक चैनल है, यहाँ पे एक वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है। तो क्या कर रहा है इसमें कि दो चैनल्स को वो आपस में वेल्ड कर रहा है, जोड़ रहा है आपस में। किसकी मदद से जोड़ रहा है? वेल्डिंग की मदद से जोड़ रहा है। इसमें ये एक फिलर मटेरियल ऐड कर रहा है। ठीक है, आपका जो चैनल भी मेल्ट हो रहा है और साथ साथ फिलर मटेरियल भी मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होकर आ रहा है, उसमें डिपॉजिट हो रहा है और आपका एक वेल्डेड जॉइंट बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है वेल्डिंग की। इसमें पहला है फ्यूजन वेल्डिंग और दूसरा है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है? फ्यूजन वेल्डिंग इज़ अ कोएलेसेंस that is accomplished by melting the two parts to be joined, in some cases adding filler metal to the joint. For example, arc welding, resistance spot welding, oxy fuel gas welding। ठीक है, तो फ्यूजन वेल्डिंग आपस क्या होती है कि किसी भी दो पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है जिसमें वो दोनों पार्ट जो है वो आपस में मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यूजुअली इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर से एक फिलर मटेरियल ऐड करते हैं। वो हम देखते हैं फिलर मटेरियल क्या होता है आगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स आपके पास हैं आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग एंड ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग, जो बहुत कॉमन है। ओके, दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, विच इज़ in that heat and pressure are used to achieve coalescence but no melting of base metal occurs and no filler metal is added। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपकी मेल्टिंग नहीं होती। जो भी हम चैनल को या किसी भी शीट को या किसी भी चीज़ को भी हमें वेल्डिंग करनी हो तो वो दोनों आपस में मेल्ट नहीं होते हैं, ना ही आपका फिलर मटेरियल मेल्ट होता है यहाँ पे, बट वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। उसको हीट और प्रेशर की मदद से हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हैं फोर्स वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग एंड फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग भी कहते हैं इसको, फ्रिक्शन वेल्डिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो उसमें वेल्डिंग की फर्दर क्लासिफिकेशन है फ्यूजन वेल्डिंग की कि वेल्डिंग अगेन दो पार्ट्स में है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग की फर्दर क्लासिफिकेशन है, पहली है ऑटोजेनस वेल्डिंग, सेकंड है होमोजेनस वेल्डिंग और थर्ड है हेट्रोजेनस वेल्डिंग। ऑटोजेनस वेल्डिंग में क्या होती है कि आप अगर किसी भी दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, तो इसमें आप कोई भी एक्सटर्नल फिलर मटेरियल ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जो दोनों पार्ट्स हैं या तो वो दोनों मेल्ट होके आपस में ज्वाइन होंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरह का फिलर मटेरियल ऐड नहीं करेंगे। दूसरा आता है आपके पास होमोजेनस वेल्डिंग, जिसके अंदर हम फिलर मटेरियल ऐड करते हैं, बट इससे ख्याल करते हैं कि आपका जो बेस मेटल होता है जिस पर हम वेल्डिंग करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द बेस मेटल। एंड जो अगर हम कोई भी फिलर मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो वो फिलर मटेरियल कहलाता है, जो एक्सटर्नली हम जॉइंट बनाने के लिए इसमें मटेरियल ऐड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिलर मेटल। तो इन द केस ऑफ होमोजेनस वेल्डिंग आपका फिलर मटेरियल और जो बेस मेटल है उन दोनों की कॉम्पोजिशन सेम होगी। और आगे चलते हैं कि हेट्रोजेनस वेल्डिंग है। इसमें क्या होगा कि जो फिलर मटेरियल होगा और जो बेस मेटल होगा, इन दोनों की कॉम्पोजिशंस डिफरेंट होंगी। तो इन दैट इज़ द रीज़न वाई ये हेट्रोजेनस वेल्डिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा एलैबोरेट किया हुआ है कि आर्क वेल्डिंग है आपके पास। आर्क वेल्डिंग को फर्दर क्लासीफाई किया है दो पार्ट्स में। एक है आपके पास है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वाली वेल्डिंग और एक है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग। इसका फ़र्क भी हम आगे स्टडी करेंगे, तो मैं सिर्फ इसकी जो टाइप्स है वो पढ़ देता हूँ कि नॉन कंज्यूमेबल के अंदर आपके पास गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है, कार्बन आर्क वेल्डिंग है, स्टड आर्क वेल्डिंग है, फिर शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है जो हम अभी आज स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर, और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होती है, इलेक्ट्रोस्लैग एंड इलेक्ट्रो गैस आर्क वेल्डिंग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें ये यूजुअली गैस वेल्डिंग होती है।
इसमें ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग है और ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग है। देन वी हैव रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें हमारी जो बहुत कॉमन है जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, दैट इज स्पॉट वेल्डिंग। फिर आगे है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, जिसमें हमारे पास फोर्स वेल्डिंग होती है, कोल्ड वेल्डिंग होती है, डिफ्यूजन वेल्डिंग होती है, एक्सप्लोजन, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग, हॉट प्रेशर वेल्डिंग होती है, रोल वेल्डिंग होती है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एंड को एक्सट्रूजन वेल्डिंग भी होती है। ठीक है, फिर कुछ हमारे पास स्पेशल वेल्डिंग की टाइप्स हैं जो कि बहुत स्पेशल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है, जिस तरह के एरोस्पेस इंजन्स में इस्तेमाल हो गई, या टर्बाइन्स में कहीं इस्तेमाल होगी, या किसी बॉयलर में इस्तेमाल हो गई। ठीक है, तो ये बहुत स्पेशल केसेस में इस्तेमाल होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, लेज़र बीम वेल्डिंग है, थर्माइट वेल्डिंग है, इंडक्शन, परकशन और इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग है, सॉरी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक और हमने वेल्डिंग को क्लासीफाई किया एक और तरीके से विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। आगे चलते हैं, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग क्या होती है हमारे पास कि आर्क वेल्डिंग इज़ अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस in which coalescence of a metal is achieved by the heat from an electric arc between an electrode and the work. Electrical energy from the arc produces temperatures that is between uh, around 10,000 Fahrenheit, hot enough to melt any metal. Most arc welding processes add filler metal to increase volume and strength of the welded joint. आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि इसके अंदर जो हम हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हमारे जो बेस मेटल पे वेल्डिंग करने के लिए, वो एक आर्क से प्रोड्यूस होती है। जो हीट एनर्जी होती है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन आर्क। ठीक है, आर्क जो है आप जो जितनी हमें रिक्वायर्ड हीट चाहिए होती है वो प्रोड्यूस करता है। इतनी हीट होती है वो कि हम जो हमारी मेटल की प्लेट्स है या जो भी हमारा बेस मेटल है जहाँ हमें वेल्डिंग करनी है उसको मेल्ट कर दें। ठीक है, बट जिस जगह पे वो मेल्ट करता है उसका एरिया, उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, इसलिए वो उसको मेल्ट कर सकता है। पूरे चैनल को मेल्ट नहीं करेगा, वो जहाँ आप वेल्डिंग करेंगे सिर्फ उसी जगह को मेल्ट करेगा। तो हमें एक डेजिग्नेटेड एरिया के ऊपर इतना टेम्परेचर अचीव हो जाता है फ्रॉम आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसमें हम फिलर मेटल इस्तेमाल भी करते हैं, इस्तेमाल नहीं भी करते, अगेन वो डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ वेल्डिंग हम कौन सी टाइप ऑफ वेल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आर्क वेल्डिंग का एक ये बेसिक डायग्राम जो है, यहाँ पे हमारे पास आर्क वेल्डिंग की मशीन होती है, दैट इज़ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, उससे दो केबल्स निकल रहे होते हैं, एक वर्क केबल आपके जो बेस मेटल है वहाँ पे क्लैंप होता है, और जो दूसरा आपके पास केबल है वो एक इलेक्ट्रोड के होल्डर है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड आके लगता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो है यूजुअली कार्बन का होता है, कार्बन का नहीं भी होता। ठीक है, मुख्तलिफ मटीरियल्स का इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। एंड ये क्या करता है कि जब हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सर्किट पूरा फ्लो हो जाएगा। ठीक है, पर इस इलेक्ट्रोड होल्डर को वेल्डर पकड़ता है, क्लैम्प करता है अपने हाथों में, या अगर आप ऑटोमेट करते हैं तो उसको एक मशीन में क्लैम्प करते हैं। पहले क्या करता है कि ये हल्का सा इसको टच करेंगे और टच करके इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे ताकि जो आपका आर्क है वो प्रोड्यूस होने लगे। ओके, तो ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा आर्क प्रोड्यूस होगा, और इस जब आर्क प्रोड्यूस होगा तो हमारा जो बेस मेटल है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और अगर आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूमेबल है तो वो भी मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और वो आपके जो वेल्ड का एरिया है वहाँ पे आके डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है इसको बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क इज अ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस अ गैप इन अ सर्किट. It is sustained by an ionized column of gas plasma through which the current flows. To initiate the arc in arc welding, electrode is brought into contact with work and then quickly separated from it by a short distance. जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड को पहले इनिशियली टच करवाएंगे हमारे बेस मेटल से ताकि एक सर्किट कंप्लीट हो, और फिर उसको दोबारा उठा लेंगे ताकि यहाँ पे जो करंट है वो डिस्चार्ज हो, और करंट डिस्चार्ज होने की वजह से हमारा आर्क प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से हमारा जो बेस मेटल है जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है वो मेल्ट हो, और जो फिलर मेटल अगर आपके इलेक्ट्रोड में है तो वो भी मेल्ट होकर उस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, फिर इसको मूव करेंगे हम तो हमारी वेल्डिंग होती रहेगी. आगे बढ़ते हैं.
आर्क वेल्डिंग के ये एक डायग्राम देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है, फर्दर देखते हैं इसमें कि अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल इज फॉर्म नियर इलेक्ट्रोड टिप एंड एज इलेक्ट्रोड इज मूव अलोंग जॉइंट मोल्टन वेल्ड पूल सॉलिडिफाइज इन इट्स वेक। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा होता है कि आप एक ये देखें कि एक ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट से हमने अपने जो पावर सोर्स है, जो वेल्डिंग की मशीन है, उससे हमारा एक इलेक्ट्रोड क्लैम्प कर दिया यहाँ पे, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमने अपना होल्डर लगाया, दूसरे इलेक्ट्रोड की होल्डर पे हमने अपना इलेक्ट्रोड लगाया बेसिकली। ठीक है, अब इट मे बी कंज्यूमेबल, इट मे नॉट बी कंज्यूमेबल। ठीक है, तो क्या होगा कि हम इसको इन दिस डायग्राम जो हो रहा है वो लेफ़्ट टू राइट इसका डायरेक्शन है, मूव करेगा, इसको स्टिक को मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो बेस मेटल था वो लिक्विफाई हो गया। ठीक है, लिक्विफाई होगा और कोई भी जॉइंट बनेगा, और जैसे जैसे उसको आगे ले जाएंगे तो साथ साथ ये सॉलिडिफाई भी होता जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत क्विक प्रोसेस होता है, विद इन सेकेंड्स ये मेल्ट होता है और विद इन सेकेंड्स ये सॉलिडिफाई भी हो जाता है, और आपका जो जॉइंट है वो काफ़ी फास्ट बन रहा होता है। तो दो बेसिक टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग होती हैं हमारे पास, एक होती है विद अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और दूसरी होती है विद अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रोड होता है वो ड्यूरिंग वेल्डिंग जो है वो कंज्यूम हो जाता है। जो आपका इसमें आपका जो यहाँ पे हम देखें कि जो हमारे पास अगर दिस प्रोसेस इज़ अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है ये इसमें हमें अलग से फिलर ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रोड है वो ही हमारा एज अ फिलर मटेरियल भी काम करेगा। ठीक है, और ये साथ साथ कंज्यूम हो जाएगा, हमें इसको बार बार चेंज करना पड़ेगा। बट अगर हमारा ये नॉन कंज्यूमेबल प्रोसेस है, ठीक है, तो हम इसके अंदर ये हमारा इलेक्ट्रोड होगा जो कि कंज्यूम नहीं होगा, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक फिलर मेटल अलग से हम ऐड करते जाएंगे ताकि ये फिलर मेटल मेल्ट हो और आपके जहाँ पे वेल्ड हो रहा है उसमें आप इसको डिपॉजिट करते जाएं। तो ये फ़र्क होता है ऑफ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस। ठीक है, कंज्यूमेबल के अंदर अगेन मैं आपको दोबारा वही बात बता दूं कि कंज्यूमेबल के अंदर आपका फिलर मेटल आपके इलेक्ट्रोड से ही आ रहा होता है और वही कंज्यूम हो रहा होता है, और नॉन कंज्यूमेबल प्रोसेस के अंदर आपका जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूम नहीं होता, बल्कि आपको फिलर मेटल अलग से साथ में उसके ऐड करना पड़ता है। आगे चलते हैं, ये वही बात की हुई है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की इन्होंने कि जो इलेक्ट्रोड है हम इसे वेल्डिंग रॉड भी कहते हैं और वेल्डिंग स्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इनके मुख्तलिफ डायामीटर होते हैं और इनकी मुख्तलिफ लेंथ होती है, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली इसको इस्तेमाल करके इसको रिमूव करना पड़ता है क्योंकि ये कंज्यूम होती जाती हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमने ऊपर जो देखा वो रॉड्स की फॉर्म में था, बट दिस कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। अगर हम जिस तरह अगले वीडियोज़ में स्टडी करेंगे, मिग वेल्डिंग स्टडी करेंगे, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग स्टडी करेंगे, तो उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होगा वो वायर की फॉर्म में होगा और वो कंज्यूम होता जाएगा। ठीक है, फिर नॉन कंज्यूमेबल में आ गए। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस के अंदर आपका जो इलेक्ट्रोड होगा वो यूजुअली टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन आपको आपका जो बेस मेटल है वो मेल्ट होगा, तो टंगस्टन मेल्ट ना हो इसलिए, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो वो बर्दाश्त करता है उसको, और इट ग्रेजुअली डिप्लीट्स ड्यूरिंग वेल्डिंग। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसकी एक लाइफ होती है, ज़ाहिर सी बात है, टंगस्टन भी अब बार बार जब इस्तेमाल होगा तो उसकी एक लाइफ होती है। ठीक है, जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो हम उसको चेंज करेंगे, बट यूजुअली क्या होता है कि वो कंज्यूम नहीं होता ड्यूरिंग ए प्रोसेस। ठीक है, और अगर आपको इसमें फिलर मेटल ऐड करना है तो उसको आप अलग से ऐड करोगे। ठीक है, वायर की फॉर्म में ऐड करोगे या रॉड की फॉर्म में ऐड करोगे। जितना कम से कम उसका सरफेस एरिया होगा उतना ईजिली वो आपका जो एक्सटर्नल फिलर मेटल है वो मेल्ट होकर डिपॉजिट होता जाएगा। जितना मोटा होगा या उसका सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना वो मुश्किल से मेल्ट होगा और डिपॉजिट होने में इतनी ही आपको देर लगेगी। फ्लक्स की बात करते हैं। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बेसिकली जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो आपकी वेल्डिंग
में आपका बेस मेटल भी मेल्ट हो रहा होता है, और बाज़ औक़ात अगर आपका इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है तो आपका इलेक्ट्रोड भी मेल्ट हो रहा होता है, या आप अगर एक्सटर्नल फिल मेटल ऐड कर रहे हो इन द केस ऑफ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड तो वो भी मेल्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इस मेल्ट हो रहा होता है, तो जहाँ भी मेल्टिंग हो रही होती है तो अगेन आपका जो मेल्टेड पार्ट है मेटल का वो एक्सपोज होता है विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत से पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, हीलियम के, और हमारे पास बहुत से कंटामिनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। कंटामिनेंट डस्ट पार्टिकल हो गए, ठीक है, या कोई भी किसी तरह पार्टिकल है, अगर वो आपके वेल्ट पूल के अंदर जो कि मेल्टेड है, बहुत कम टाइम के लिए है पर मेल्टेड तो होगा ना, उसमें अगर आ जाएगा तो आपकी जो वेल्टेड जॉइंट होगा ना वो कमज़ोर कर देगा। किस तरह से कमज़ोर कर देगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके वेल्टेड जॉइंट के अंदर, जब वो मेल्टेड फॉर्म में है, ठीक है, उसमें एक हाइड्रोजन का के पार्टिकल आके उसमें आ गए, तो दैट मे कॉज हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, ठीक है। जो आपका जब जॉइंट आपका सॉलिडिफाई होगा तो उसके अंदर एक बबल रह जाएगा, ठीक है, या उसके अंदर एक पार्टिकल डिपॉजिट रह जाएगा हाइड्रोजन का, अगर मैं उसकी बात करूँ तो क्या करेगा वो एट द एंड आपके जब आपका कोई भी पार्ट जो सर्विस में आएगा, जो यूज़ में आएगा, ठीक है, तब हो सकता है कि वो पार्ट क्रैक कर जाए, जो आपको, और क्रैक कहाँ से करेगा? जहाँ से आपने वेल्ट किया था, क्योंकि वो पार्ट मेल्ट हुआ था दोबारा, और जब मेल्टिंग के दौरान उसमें हाइड्रोजन का पार्टिकल आ गया था या डस्ट का पार्टिकल आ गया, कोई भी इम्प्योरिटी आ गई थी, तो इट मे कॉज एम्ब्रिटलमेंट्स, ठीक है। तो इसलिए हम फ्लक्स ऐड करते हैं। अब आपने फ्लक्स बेसिकली क्या होती है कि फ्लक्स या तो किसी गैस फॉर्म में होती है, या सॉलिड पाउडर फॉर्म में होती है, या फिर आपका इलेक्ट्रोड के अराउंड ही वो स्टिक हुआ होता है, ठीक है। वो क्या करता है, इसको पढ़ते हैं कि अ सब्सटेंस दैट prevents formation of oxides and other contaminants in welding or dissolves them and facilitates removal, provides protective atmosphere for welding, stabilizes arc and reduces spattering, ठीक है। स्पैटरिंग को कम से कम करता है, जो आर्क है वो स्टेबलाइज करता है, और आपके जो वेल्डिंग एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्शन देता है। किससे देता है? एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज से उसको प्रोटेक्शन देता है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, गैस की फॉर्म में भी हो सकती है, इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ an inert gas, or it may be in the form of powder as in the case of submerged arc welding, or in the form of कि वो आपका जो इलेक्ट्रोड है, जो रॉड है, जो स्टिक है वेल्डिंग की, उसके ऊपर ही वो साथ में अटैच हुआ हो, दैट विल बी इन द केस ऑफ शीटेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जो हम अभी स्टडी करेंगे आगे। तो ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स अगेन जो मैंने आपको बात समझाई यहाँ पे, आर्क शील्डिंग के अंदर भी ये बात की हुई है कि फ्लक्स जो है वो वेल्डिंग के आर्क को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज। में लिखा हुआ है कि हाई टेम्परेचर इन आर्क वेल्डिंग मेटल्स आर केमिकली रिएक्टिव टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड एयर, ठीक है। जब भी आपका मेटल जो मेल्ट होगा तो वो जाहिर सी बात है वो बहुत रिएक्टिव होगा। अगर मैं स्टील की बात करूँ जिसमें आयरन होता है, ठीक है, तो अगर जैसे ही मैं उसको वेल्डिंग के दौरान मेल्ट करूँगा तो ऑक्सीजन से वो फ़ौरन बॉन्ड बनाना चाहेगा, ठीक है, फ़ौरन बॉन्ड बना के Fe2O3 या आयरन का वॉटेवर ऑक्साइड बनाएगा, तो वो क्या करेगा, वो जंग बनाएगा आपका, ठीक है। और जंग आपको पता है कि वो ब्रिटल होता है, वो निकल जाएगा आपके जॉइंट के अंदर, उसको अगर आ गया तो आपका जॉइंट ख़राब कर देगा, ठीक है। तो हमें इन मटेरियल से, इन गैसियस मटेरियल से या दूसरे पार्टिकल्स से, एक्सटर्नल पार्टिकल्स से हमें नहीं चाहिए होता है। वो दूसरा क्या करेगा कि वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो जॉइंट की हैं वो कमज़ोर करेगा, वो डिग्रेड करेगा, ठीक है। अगेन अगर आपके वेल्डिंग जॉइंट के अंदर हाइड्रोजन का पार्टिकल आ गया तो आपको नज़र नहीं आएगा, बट जब आपका पीस वो सर्विस में आएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि वो क्रैक कर जाए। कहाँ से क्रैक करेगा? जहाँ पे आपका वेल्डेड जॉइंट है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट ऑपरेशन आर्क मस्ट बी शील्डेड फ्रॉम सराउंडिंग एयर इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए हम आर्क शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं आर्क को, ताकि एक तो आपका आर्क स्टेबल रहे और आपका जो वेल्डेड पूल है वो उसकी प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है।
तो आर्क शील्डिंग अगेन किससे अकॉम्प्लिश होती है? हमारे पास शील्डिंग गैसेस से होती है, उसमें आर्गन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड है, और फ्लक्सिंग एजेंट है जो मैंने आपको बताया कि शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, पावर सोर्स क्या होती है आर्क वेल्डिंग के अंदर? एक इस तरह मैंने आपको ऊपर डायग्राम दिखाई थी कि एक वेल्डिंग मशीन जो थी वो आपकी होती है पावर सोर्स, जो कि कभी डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है और ऑल्टरनेट करंट प्रोवाइड भी करती है। मुख्तलिफ मशीन आती हैं मुख्तलिफ वेल्डिंग के लिए, ठीक है। तो जो एसी मशीन होती हैं ऑल्टरनेटिव करंट की होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव कम होती हैं, ठीक है, बट वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं फेरस मेटल्स के लिए, ठीक है, फेरस अलॉयज़ के लिए और फेरस मेटल्स के लिए जिसमें आयरन होता है, उन तक महदूद हैं आपकी इलेक्ट्रिक करंट और सॉरी ऑल्टरनेटिव करंट वाली मशीन्स। और जो डीसी मशीन्स हैं डायरेक्ट करंट वाली मशीन्स हैं, ठीक है, वो सारी मेटल्स पे इस्तेमाल होती है, पर उसका जनरली नोटेड फॉर बेटर आर्क कंट्रोल, इसका जो आर्क कंट्रोल होता है वो भी अच्छा होता है, ठीक है, पर थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। अब हमने जो क्लासिफिकेशन की थी बेस्ड आर्क वेल्डिंग की, जो हमने क्लासिफिकेशन की थी बेस्ड ऑन टू टाइप्स, दैट वाज ऑन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम स्टडी करेंगे शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, जो कि आपकी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के उसमें पोर्शन में आती है। उसके बाद जो हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे वो है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, उसे हम GMAW या मिग वेल्डिंग भी कहते हैं, यूजुअली मिग वेल्डिंग ही कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। उसके अलावा वहाँ पर जो आती हैं वो फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग होती है और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग भी होती है। तो हम स्टडी करते हैं अभी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वेल्डिंग बेसिकली किस तरह करते हैं, सबसे बेसिक जो वेल्डिंग होती है वो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, ठीक है, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। इसमें पढ़ते हैं कि इट यूजेस अ कंज्यूमर इलेक्ट्रोड कंसिस्टिंग ऑफ अ फिलर मेटल रॉड कोटेड विद केमिकल्स दैट प्रोवाइड फ्लक्स एंड शील्डिंग, ठीक है। इसमें एक कंज्यूमर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है जिसके ऊपर फ्लक्स अटैच हुआ होता है और वही जो फ्लक्स है वो शील्डिंग प्रोवाइड करता है, इसमें कोई एक्सटर्नल गैस हम प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। इसको हम स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। और इसके पावर सप्लाईज में आपके इसके मशीन में आपके पास मशीनरी में आपके पास पावर सप्लाई है, कनेक्टिंग केबल्स हैं, इलेक्ट्रोड है, इसका होल्डर है, और आपको बिजली चाहिए, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये एक डायग्राम है जो आपको एक सेटअप बता रहा है शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग का। इसमें क्या है, आपके पास ये वेल्डिंग की मशीन है, ठीक है, ये मशीन है वेल्डिंग की जो आपको करंट सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये इस दो केबल्स आ रहे हैं इसके, देखें आप यहाँ पे कि एक आपका पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। एक आपका होल्डर में जा रहा है यहाँ पे, जो कि जिससे आपका इलेक्ट्रोड अटैच हुआ है, ठीक है, और एक आपके टेबल पे जा रहा है। अब देखें आप इसमें कि आपका जो टेबल होगा वो मेटल का होगा, ठीक है, जिसमें हम अपना जो वर्क पीस है वो प्लेस करेंगे, ठीक है। तो सिंस मेटल का क्यों है, ताकि अगर ये मेटल का नहीं होगा तो उसमें करंट पास नहीं होगा और आपका सर्किट मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो टेबल है वो मेटल का होगा, उसके ऊपर रख के हमारे को भी मेटल पार्ट है वो रख के हम अपनी वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जैसे ही हम मशीन को ऑन करेंगे हमारा सर्किट अभी पूरा नहीं होगा, जब हम इसको इनिशियली अपने इलेक्ट्रोड को टच करेंगे तो ये स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा इससे, हमें इससे चिपकाना नहीं है। चिपक रहा है मतलब कि इसका सर्किट पूरा मुकम्मल हो गया है, ठीक है। बट हमें क्या करना है कि हमें इस एरिया में हमें आर्क प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अगर इससे स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा इससे, तो वो आर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो पूरा सर्किट मुकम्मल कर देगा। तो हम इसको इनिशियली टच करके हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको दोबारा ऊपर की तरफ उठा लेंगे ताकि आर्क प्रोड्यूस हो। हम रिमेंबर कि हमारे बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के दरमियान कुछ मिलीमीटर्स का फासला लाजमी है, कुछ मिलीमीटर्स का फासला होगा तो ही वो करंट डिस्चार्ज करेगा और आर्क प्रोड्यूस करेगा, और आर्क प्रोड्यूस करेगा तो आपका जो बेस मेटल है वो मेल्ट होगा और जो फिलर मेटल है वो भी मेल्ट होगा। अगर आर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, करंट डिस्चार्ज ही नहीं होगा, तो आपका हीट प्रोड्यूस नहीं होगी और आपका जो इलेक्ट्रोड है और बेस मेटल है वो मेल्ट नहीं हो पाएगा और आपकी वेल्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अगेन लेट्स से जिसमें इसमें दिखा हुआ है कि ये प्लेट है, इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की वेल्डिंग्स की हुई हैं, ठीक है। ये जो लाइंस हैं वो वेल्डिंग्स आपको दिखाई हुई हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ
ये लाइन मैं दिखाऊँ अगर आपको कि यहाँ पे हम अपने इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे पहले, ठीक है। हमने इसको टच करवाया हल्का सा, टच करवा के उठा लिया, उठा लेंगे और फिर इसको इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। और जैसे ही हमारी वेल्डिंग हो जाएगी तो हम इसको इलेक्ट्रोड को हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर उसमें स्टिक कर देंगे तो पूरा वो उसमें करंट फैल जाएगा, तो इसको हम अलग कर देंगे। तो ये जो हमारे पास पूरी एक डायग्राम थी, स्कीमेटिक डायग्राम थी, वो शीटेड मेटल आर्क वेल्डिंग की थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, वो यूजुअली क्या होता है, इसकी कॉम्पोजिशन जो होती है वो सिंस ये होमोजेनस वेल्डिंग में आती है, ठीक है। तो इसकी जो फिलर मटेरियल है वो आपका इलेक्ट्रोड ही होता है, ठीक है। और उसकी कॉम्पोजिशन और आपके बेस मेटल की कॉम्पोजिशन होती है वो यूजुअली सेम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो होता है आपका, उस पर एक पाउडर कोटिंग होती है, सेलुलोज की होती है, मिक्स विद ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सिलिकेट बाइंडर, ठीक है। सिलिकेट बाइंडर से कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और सेलुलोज की एक पूरा कंपाउंड बना के उस पर हम कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रोड पे, जो कि आपको फ्लक्स एज अ फ्लक्स काम करता है और वो आपकी आर्क को शील्डिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड है, उसको हम स्टिक भी कहते हैं। तो उसको अगेन हम क्लैम्प करते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है ऊपर, क्लैम्प करके हम होल्डर में क्लैम्प करते हैं उसको और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका सबसे एक जो डिसएडवांटेज है इस वेल्डिंग का, वो ये है कि इसमें आपका जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर जो मैंने दिखाया आपको इलेक्ट्रोड, वो है वो बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा उसको, ठीक है, क्योंकि ये कंज्यूम हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जो फिलर मेटल है वो मौजूद है, वो मेल्ट होकर डिपॉजिट हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ हो जाएगा। जो इसकी लेंथ है, लेट्स सपोज अगर इसकी लेंथ 12 इंच की है तो ये ख़त्म हो जाएगा, 2-3 इंच का रह जाएगा, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा करंट प्रोवाइड करते हैं अपने इलेक्ट्रोड को, ठीक है, तो जो इसके इलेक्ट्रोड के अराउंड जो फ्लक्स है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, तो वो फ्लक्स भी बाज़ औक़ात मेल्ट हो जाता है और वो आपके वेल्ड पूल को ख़राब करता है, ठीक है। वो आपके वेल्ड पूल के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा और आपको जो शील्डिंग है वो नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। आगे चलते हैं। देखें, ये आपके पास इलेक्ट्रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये जिसके जो ग्रेइश पार्ट है, ये पूरा मेटल का पार्ट होता है, ये मेटालिक है। और जो ये वाइट वाला पार्ट है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप सारे, जो ऊपर का वाइट का पार्ट है जो सारा, ये जो फ्लक्स है, जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें सेल्यूलोज, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, जितने भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, इससे बनती है और सिलिकेट बाइंडर से इसको बाइंड करके लगाते हैं इस पर। और ये जो है आपका बेसिक शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा होता है आर्क को और आपके वेल्ड पूल को। अब हम कौन सा, हमें जब हम वेल्डिंग करो तो हमें किस तरह का इलेक्ट्रोड हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसके बारे में जानते हैं कुछ। आपने देखा होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एक बॉक्स में आते हैं, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रोड के ऊपर एक नंबर लगा हुआ होता है, ठीक है। जिस तरह इसमें दिखा हुआ है यहाँ पे AWS जो है वो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है। तो ये वेल्डिंग सोसाइटी एक नंबर इसमें हर इलेक्ट्रोड पे लिखा होता है, जो कि बताता है कि जो कि इस इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टीज़ को बताएगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल नीचे दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर हम एक माइल्ड स्टील की शीट के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें माइल्ड स्टील का ही इलेक्ट्रोड चाहिए, उसी कॉम्पोजिशन, जिस कॉम्पोजिशन का हमारा बेस मेटल है उसी कॉम्पोजिशन का हमें इलेक्ट्रोड चाहिए। तो वो हमें कैसे पता कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो किस तरह का है, किस मटेरियल का है। तो ये नंबर जो है बताएगा कि इस इलेक्ट्रोड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये किस मटेरियल का है, क्या स्ट्रेंथ है इसकी, इसमें कितनी इसकी कॉम्पोजिशन क्या है और इसके अंदर कितना हाइड्रोजन का लेवल है, कितना मॉइस्चर लेवल है, ठीक है। तो उसको स्टडी करते हैं। तो देखें, ये नंबर पहला E फॉर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जो अगले दो नंबर हैं यहाँ पे इसके पास XX जो डिजिट्स हैं, वो आपको इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा कि इसकी UTS कितनी है। ये यूजुअली आपके पास KSI में होगी, PSI में होगी, या फिर किलो पास्कल्स में होगी, मेगा पास्कल्स में होगी, कि जो भी आपका इलेक्ट्रोड होगा उसकी कितनी अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ है। दूसरे जो अगले दो जो
इसके बाद जो डिजिट है वो आपको बताएगा कि आपको किस तरह की ये इलेक्ट्रोड जो है वो किस पोजीशन में चलाना है आपको। या तो यू कैन यूज़ इट फॉर ऑल पोजीशंस, आइदर यू कैन यूज़ फॉर फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और यू कैन ओनली यूज़ इट फॉर फ्लैट पोजीशन। ठीक है, तो वेल्डिंग की पोजीशंस क्या होती हैं वो हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे उसको। तो किस पोजीशन में हमें इस्तेमाल करना है अपना रॉड वो आपको बताएगा। उसके नेक्स्ट जो डिजिट है वो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रोड की यूजेबिलिटी कहाँ पे है, किस करंट के साथ है, आइदर इट इज़ यूज्ड फॉर डीसी करंट और फॉर एसी करंट। उसके बाद जो डिजिट है वो आपको बताएगा कि इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कितना कार्बन है, इसमें कितना आयरन है, ये आपको इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बताएगा। उसके बाद के जो डिजिट्स हैं उसमें एच लिखा हुआ है, तो एच 4 लिखा हुआ है, आपको बताएगा कि इसमें कितना एच बताएगा आप कितना इसमें हाइड्रोजन है, डिफ्यूज्ड हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर। अगेन मैं आपको बता दूं कि वेल्डिंग के दौरान हाइड्रोजन बहुत ख़तरनाक होता है। अगर हाइड्रोजन आपके वेल्ड पूल में आके डिपॉजिट हो जाए तो दैट कॉजेज़ हाइड्रोजन एम्बिटलमेंट। ठीक है, बट जब भी हम इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चर हो रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ, ये हमारे जो वर्क पीस है, हमारा जो बेस मेटल है, उसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन तो होगा। तो कितना होगा इलेक्ट्रोड के अंदर ये हमें बताएगा इसका नेक्स्ट ये डिजिट। और जो आखिरी डिजिट है आर, ये हमें बताएगा कि इसमें कितना परसेंट मॉइस्चर है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड है उसमें कितना परसेंट मॉइस्चर मौजूद है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इलेक्ट्रोड के बारे में कि हम इलेक्ट्रोड अपना किस तरह सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका डायमीटर तो मौजूद होगा इसके बॉक्स के ऊपर, या डायमीटर नहीं पता तो भी आप उसको मेजर कर सकते हैं कि इसका रॉड का डायमीटर कितना है। बाज़ों का मुख्तलिफ डायमीटर्स का आता है, बट इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये आपको इसके नंबर से मालूम पड़ेगी। तो जब भी ये नंबर लिखा हो तो आप एक स्टैंडर्ड चार्ट आता है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का, उससे आप इसको मैच करेंगे और देख लेंगे कि इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अगेन एक सीरियल मेटल आर्क वेल्डिंग का हम इसको देख लेते हैं। एक डायग्राम दी हुई है कि ये SMA-W का एक रॉड है। ठीक है, जब इसमें हम करंट प्रोवाइड करेंगे, कंज्यूमर इलेक्ट्रोड है, स्टिक बोलेंगे, रॉड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या फेरर मेटल बोलते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब वेल्डिंग होगी तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वो आपके फेरर मेटल के ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, और ये जो पूरे क्लाउड बन रहा है वो शील्डिंग प्रोवाइड हो रही है, आपके आर्क की शील्डिंग प्रोवाइड हो रही है। वो कहाँ से हो रही है, वो फ्लक्स से हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप मेल्ट करेंगे तो आपका इस तरह अभी यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट ये मूव हो रहा है इसका इलेक्ट्रोड। तो जैसे जैसे मूव होते जाएगा ये, तो आपका जो बेस मेटल है वो मेल्ट होगा, आपका जो फेरर मेटल है वो मेल्ट होगा, इस पर आकर दोनों डिपॉजिट होगा, पूरा जॉइंट बनेगा और ये सॉलिडिफाई होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखें आपके सॉलिडिफाई हो रहा है तो ऊपर एक स्लैग बन के आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक लेयर बन के आ गई है। अच्छा, ये लेयर जो होती है बहुत ब्रिटल होती है, ये लेयर हमारे किसी काम की नहीं होती। ये लेयर क्यों बनती है, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है वो भी तो कहीं जाएगा ना, उसका वॉल्यूम भी तो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा। तो जितनी भी हमारा यहाँ पे जो भी हमारा जो वेल्डेड जॉइंट है या जो हमारा वेल्डमेंट है वो प्योर होता है, और जो भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी है फ्लक्स उससे रिएक्ट करके, या अगर आपके पोर में कोई इम्प्योरिटी है तो फ्लक्स उससे रिएक्ट करके ऊपर आके स्लैग बना देगा। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल ये दूँ कि जिस तरह दूध हम गर्म करते हैं, मिल्क गर्म करते हैं, ठीक है, उसमें ऊपर थोड़ी ऊपर से मलाई आती है, एक लेयर आती है। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे ये कि ये मेटल का जो पोर होता है, जो मेल्टेड मेटल का पोर होता है, उसमें अगर इम्प्योरिटी है तो फ्लक्स से रिएक्ट करके ऊपर आती है। दूसरा ये कि फ्लक्स जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आके वो सॉलिडिफाई होगा, वो जमेगा, तो वो इस जो आपका वेल्ड होता है, जो वेल्डमेंट है, उसके ऊपर आके एक स्लैग की लेयर बनाता है। इस लेयर को आप रिमूव कर सकते हैं बड़ी इजीली, एक हैमर उस पर स्ट्राइक करेंगे, उस पर हैमर मारेंगे, या फिर उसको वायर ब्रश से आप उसको रगड़ के उसको साफ़ कर लें तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है ये स्लैग। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो वेल्डेड पार्ट है वो सॉलिडिफाई हो जाए, उसको आप ठंडा कर लें और उसको जो स्लैग की लेयर है वो फ़ौरन इससे रिमूव कर लें। इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं SMA-W की, शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग की, कि ये स्टील्स में यूजुअली इस्तेमाल होता है, स्टेनलेस स्टील में इस्तेमाल होता है, कास्ट आयरन है, और कुछ बहुत ही थोड़े जो है नॉन फेरस अलॉय जिसमें कार्बन आयरन नहीं होता, उसके लिए इस्तेमाल होती है।
बाकी यूजुअली एल्यूमिनियम अलॉयज़, कॉपर अलॉयज़, टाइटेनियम अलॉयज़, इसमें हम SMAW की जो वेल्डिंग है वो इतनी इस्तेमाल नहीं होती। तो यूजुअली जो हम कमर्शियल जो इस्तेमाल होती है वर्कशॉप्स पे और इंडस्ट्री के अंदर, वो जो फेरस मटेरियल्स है उसी के ऊपर ये शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब ये वेल्ड के कुछ अपीयरेंसेस हैं, जो भी हम वेल्डिंग करेंगे उसके कुछ अपीयरेंसेस हैं। अब देखें कि ये जो है इसका साइड व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है, और ये इसका टॉप व्यू दिखाया हुआ है। तो आप देखेंगे जो वेल्ड हो रहा होता है हमारा, वो बीट्स की फॉर्म में हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बीट्स की फॉर्म में वेल्ड हुआ हुआ है, और देखेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ये ऊपर हुआ है ये हमारे सरफेस से, अगर हम इसका साइड व्यू देखें, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल, एक अच्छा वेल्ड है, ठीक है। इसमें हम जो ध्यान रखना होता है हमें कि हम कितनी स्पीड से अपना इलेक्ट्रोड चला रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी पोजीशन हो, फ्लैट पोजीशन हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल पोजीशन हो, ठीक है, ओवरहेड पोजीशन हो, तो हम किस स्पीड से अपना इलेक्ट्रोड उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, इस पर चला रहे हैं, और जो हमारा वेल्डिंग का करंट है वो कितना है, वो वेल्डिंग करंट भी हमारा ऑप्टिमम होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली जो है वो वेल्डिंग की मशीन्स पे डिफाइंड होता है कि इतने आपको अगर जो भी वेल्डिंग करनी है उसका, उसमें इतना करंट प्रोवाइड करें, आइदर इट्स डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिव करंट, ओके। तो अब यहाँ हम जो सेकंड डायग्राम देखें कि सेकंड डायग्राम में क्या है कि वेल्डिंग की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल सही किया है, पर वेल्डिंग की स्पीड बहुत स्लो है। तो क्या है कि जो हमारा फिलर मेटल है वो ऊपर आके डिपॉजिट, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमारा वेल्ड इतना है, इतना जॉइंट था, तो पर इतनी ज़्यादा की उसकी ज़रूरत नहीं थी, इतनी ज़्यादा हमारे वेल्ड की, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्ड कर दिया है, क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लोली चला रहे थे उसको, तो ये सही नहीं है, ये ओवर वेल्ड में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ जो थर्ड डायग्राम है उसमें क्या दिया हुआ है कि जो स्पीड है वो बहुत फास्ट स्पीड कर दी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो आपका जो वेल्ड है वो देखें ऊपर आ गया है, सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये जो आप पार्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो रह गई है, ठीक है। तो कुछ जगह वेल्ड हुआ है, कुछ जगह वेल्ड नहीं हुआ, तो ये भी एक डिफेक्टिव, एक वेल्डिंग के डिफेक्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है वेल्डिंग करंट के बारे में, कि अगर आपका वेल्डिंग करंट ज़्यादा है या वेल्डिंग करंट आपका कम है, उसमें देखते हैं। ये वाला जो फोर्थ डायग्राम है उसमें क्या है कि उसमें हमने करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया है, बहुत हाई करंट ले लिया है, जितने हाई करंट की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो फिलर मेटल है उसमें स्पैटरिंग हो गई है, ठीक है, उसकी छींटे आके आपके पूरे बेस मेटल पर आके अटैच हो गए, और आपका जो वेल्ड है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये भी एक डिफेक्ट है। और दूसरे जो फिफ्थ, जो लास्ट डायग्राम है उसमें दिखाया हुआ है कि आपने बहुत कम करंट इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप देखें, इसका साइड व्यू देखें, तो जो इसका ये जॉइंट है वो प्रॉपर अंदर आके डिपॉजिट हुआ ही नहीं है आपके बेस मेटल के, सिर्फ ऊपर ही रह गया है, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से होते हुआ आ रहा है, और इसकी जो थिकनेस भी है वो बहुत कम है, तो ये भी एक डिफेक्ट में आएगा। ये डायग्राम आपको दिखा रही है कि एक्चुअल के अंदर वेल्ड्स किस तरह होते हैं, कि पहला वाला जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल वेल्ड है, ठीक है। दूसरे में क्या है कि आपने स्पीड बहुत फास्ट चला दी है, तीसरे में अगेन वेरी हाई करंट है, चौथे में जो है वो आपने ओवर वेल्ड कर दिया, इतने वेल्ड की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इसमें स्पीड भी स्लो है और आपका करंट नॉर्मल है पर थोड़ा ज़्यादा है। ई पार्ट के अंदर करंट बहुत ज़्यादा है और आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, और एफ़ पार्ट जो है उसमें आपने ओवर वेल्ड कर दिया है, आपकी स्पीड भी स्लो है, और जो करंट जो इस्तेमाल किया है वो भी बहुत ज़्यादा है। जो जी पार्ट, जो लास्ट पार्ट है, उसमें क्या किया हुआ है कि उसमें करंट स्लो है और आपकी स्पीड भी बहुत फास्ट है, ठीक है। तो ये वेल्डिंग की कुछ अपीयरेंसेस थी, इसमें दिखाया कि कौन सी सही होती है और किस तरह की वेल्डिंग सही नहीं होती। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें हमने स्टडी किया कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग का थोड़ा इंट्रो देखा, वेल्डिंग की कुछ क्लासिफिकेशंस देखी, और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में थोड़ा स्टडी किया। ओके, थैंक यू।